अच्छा, अब वो उसमें उसके बाद मैंने टीम जैसे बताया, तो अब वो महबूब साहब अच्छी टीम लेते थे। अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो भी सही होनी चाहिए। मतलब इट शुड गो इन दी गुड हैंड्स, ताकि उसकी वो पब्लिसिटी भी कर सके। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि तागे पे अनाउंसमेंट होती थी और हैंड बिल्स। सिद्दीकी साहब ये बताइए कि सारा कुछ आपने अच्छा ले लिया, हाँ, कई ऐसी फिल्में जिसमें सभी कुछ नंबर 1 था और फिल्म नहीं चली, तो बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है ना, तो वो इसमें कोई किस्मत का भी कुछ नहीं, इसमें ये लक की बात है। देखिए, वही लक, इसमें लक होता है। कई दफा फिल्में एक दफा चली, फ्लॉप हुई, और फिर बड़े अरसे के बाद दोबारा जब आई तो फिर वो हिट हुई। एक बहुत बड़ा सिंधी फिल्म मेकर था इंडिया का, GP अच्छा, वो कहता है कि फिल्म का जो बिजनेस है वो रिस्की है। वो कल भी रिस्की था, आज भी रिस्की है। अभी तक हयात है माशाल्लाह। नहीं, सिप्पी मर गया, उसका बेटा है जिसने वो बनाई थी अमिताभ वाली फिल्म, जो सिलसिला। नहीं, वो जो उसमें उसके साथ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, शोले। उसका बेटा है ना, उसने डायरेक्ट की थी। GP का रमेश सिप्पी उसका बेटा है। अब आप जो बात कर रहे थे ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर चकोरी फिल्म ढाका में चली, यहाँ किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं उठाई, इसलिए कि उसकी कास्ट जो थी बिल्कुल नहीं थी। अब नदीम था, वो काफी अरसे के बाद उसको किसी ने हिम्मत की और कराची में लगाई। वो भी कहते हैं कि शुरू में सिनेमा हॉल खाली थे, फिर अचानक किसी को ख्याल आया यार लोकल बॉय हीरो है, चलो देखते हैं। वो देखने के लिए गए तो वो प्लेटिनम जुबली। और वो अपने हमारे ईस्टर्न स्टूडियो के जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, हाशिम साहब ने बहुत रिकॉर्डिंग की उसकी। मतलब गाने भी गाया करता था ना, पहले गाने गाता था नदीम। हाँ जी, नदीम। अच्छा, मैं अब वापस आपके उसी, अब आपने चले एक प्रोड्यूसर है, उसने बेहतरीन कैमरामैन ले लिया, टॉप के लाइटिंग वाले ले लिए, वार्डरोब उसने जनाब दुनिया का बेहतरीन वार्डरोब बना लिया, सब कुछ करे, ये उसकी ख्वाहिश है। लेकिन इस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को कैसे तैयार करेंगे, फाइनेंसर को कैसे तैयार करेंगे कि वो आपकी हर फरमाइश पूरी करता जाए? दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा होता है कि वो बहुत से लोग प्रोड्यूसर को फांस के ले आते हैं, मतलब शीशे में उतार के ले आते हैं। एक तरीका ये होता है कि वो आपकी क्रेडिट देखता है और आपको ले लेता है एज ए डायरेक्टर। अब जैसे आपकी फिल्म थी जी, जो आपने पहली फिल्म बनाई, आपके क्रेडिट पे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डिग्री थी। हाँ, ठीक है ना सर? बिल्कुल सही। और वहां भी उसने आप पर 2.5 लाख रुपया खर्च कर दिया इंस्टेड ऑफ 75,000। उसका सबब था कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने मेरी जमानत दे दी कि मैं इसकी जमानत मैं देता हूँ। एक क्रेडिट बन गई ना मेरा जो क्रेडिट था बाहर का, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरी एजुकेशन, वो उससे बहुत मुतासर था। अच्छा, आमतौर पर जैसे आपने कहा कि ये जो पैसा लगाते हैं फाइनेंसर, इनको शीशे में उतारना पड़ता है। कुछ लोग उतारते हैं उसको, कुछ जो तजर्बेकार हो जाते हैं वो तो होते हैं, तो वो आगे होते हैं और फाइनेंसर पीछे पे। कहानियां जो लिखी जाती हैं, मैंने सुना मिसाल के तौर पर जो बड़े प्रोफेशनल कहानी नवीस हैं, उनके थैले में 5-7 कहानियां पड़ी हुई हैं। आप प्रोड्यूसर हैं, आपको उसने एक कहानी दिखाई, दूसरी दिखाई, तीसरी दिखाई, ऐसा है? इंडिया में नहीं है ऐसा, हॉलीवुड में नहीं है। हॉलीवुड में प्रोड्यूसर उसको बोलते हैं जो पूरा अरेंज करता है, डायरेक्टर को भी वो लेता है, मतलब ही इज द होल एंड सोल ऑफ द प्रोडक्शन, बिकॉज़ ही इज द इन्वेस्टर। No, इन्वेस्टर इज द कंपनी, कोलंबिया पिक्चर्स, MGM, फलाना, ये कंपनी होती। वो पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं है। नहीं ना, तो बता रहा हूँ, इंडिविजुअल होता है वो, हमारे पैसा लगाता है। चौधरी साहब जो है वो फिल्म में पैसा लगाने वाले को प्रोड्यूसर कहते हैं। देखिए, टेलीविजन के लिए कहते हैं टेलीविजन इज द मीडियम ऑफ द प्रोड्यूसर, फिल्म इज द मीडियम ऑफ डायरेक्टर। यस, करेक्ट। जो काम वहाँ प्रोड्यूसर करता है रेडियो टेलीविजन में, वो वहाँ डायरेक्टर करता है फिल्म में। सिंपल, ठीक है ना? और फिल्म में प्रोड्यूसर जो है वो पैसा लगाने वाला है। ठीक है ना? बात यह है कि प्रोड्यूसर जब आपके साथ, आप मिसाल के तौर पर आपको हायर कर लिया उन्होंने एज डायरेक्टर, अब आपकी अपने जहन में एक कहानी है, एक पूरा आपने एक खाका बना रखा है कि कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, कौन ये होगा, सब डायरेक्ट। मैं फोटोग्राफर, ये अगर कहानी मेरी है, जब मुझे कहा कि लिखवाओ किसी अच्छे राइटर से, कहानी सिलेक्ट हो गई। हाँ, ये बात होगी।
कहानी सिलेक्ट हो गई, बीइंग ए डायरेक्टर आपने पूरा खाका तो बना लिया, बिल्कुल। वहां प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म जो है, जिसने पैसा लगाया है, वो कितना आपके ऊपर जो है वो अपनी ख्वाहिशात उनका डालता जाए? इंडिया में 10 to 20%, क्योंकि पहले जमाने में फिल्में जो बनती थी वो फार्मूला फिल्में होती थी, दो हीरो, एक हीरोइन हो, एक विलन हो, कॉमेडियन हो, एक ये हो, ये दो फाइट के सीन हो, ये मतलब एक फार्मूला। फिर वो टर्निंग पॉइंट आता है अंदाज के बाद। हाँ, अंदाज तो फिर उससे पहले भी बहुत फिल्में बनी थी, अंदाज तो एक बड़ी यूनिक फिल्म थी। तो ये जो सिलसिला होता है ना, उसमें पाकिस्तान में 80% प्रोड्यूसर जो है वो पैसे लगाता है, वो डोमिनेट भी करता है, इंटरफेयर भी करता है। वो एक प्रोड्यूसर था जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक डांस डायरेक्टर कोरस डांस करवा रहा था। तो उसने बोला कि कोई कुड़ी एज ए लाइन तो बाहर नहीं जाएगी, मतलब एक लाइन बना दी उसने। अब प्रोड्यूसर सोया हुआ है, तो कोई टेक्निकल मतलब ऐसी बात होगी जिसमें देखा कि लाइन आउट हो गई, तो वो कुंडी से हुड़कड़ी कुली लाइन आउट की थी, हुड़ निकालो बाहर। तो ऐसे भी प्रोड्यूसर है ना। तो हमारे पास प्रोड्यूसर, लेकिन पंजाब में अच्छे प्रोड्यूसर भी आए, अच्छे डायरेक्टर भी आए। अब WZ अहमद बहुत बड़ा डायरेक्टर था, एहसन फरीद उसका बहुत बड़ा बेटा डायरेक्टर था, सब मतलब एक अच्छे नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम। जब नाम लूंगा तो फिर बड़ी लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, जब हम कोई रीजनल फिल्म बनाते हैं तो उसमें जैसे आपने सिंधी फिल्म बनाई जी, आपने उसमें नूरजहां को भी ले लिया, आपने उसमें मेहदी हसन को भी ले लिया, रूना लैला भी आ गई, और वो नए चेहरे भी ले लिए। नहीं जाए, ठीक है ना। ये तो हम अभी म्यूजिक की बात करें, सिर्फ इसी वजह से कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि बीइंग ए डायरेक्टर वो चाहता है कि बड़े बड़े लोग, हर काम का माहिर मेरे पास आ जाए। नहीं, इसमें असल में कितना इम्पैक्ट वो छोड़ते हैं आपके जो सिंधी व्यूअर है? इसमें असल में क्या है कि मेरा तो क्योंकि हमने जो फिल्म पहले मलार शुरू की थी, उसमें हमने मसूद राना और रूना लैला के गाने रखे थे, और बिलावल परदेसी ने गाना लिखा था, एक डुएट सॉन्ग था। तो वो बाद में जो हमने देखा, तो जो प्रोड्यूसर है वो मतलब लाहौर से फिल्म में इंडस्ट्री में वो इतना डोमिनेट करता है कि वो आपको कहता है कि नहीं यार बदल दो, ये बंदा ठीक नहीं है, इन्हों हटा दो। ठीक। अब आपने तो अपनी सोच से लिया था ना डायरेक्टर, अब आप हावी हो गया एक पैसे वाला। अब मुझे फिल्म जो कि करनी है, मुझे खाना। मैं जब पहली मरतबा जब लंदन से आया था तो मैं सही दारुल के दफ्तर में बैठा था, वहाँ परवेज मलिक साहब बैठे हुए थे, बहुत बड़े डायरेक्टर। तो मैं 8 फिल्मों की बातें कर रहा था, क्योंकि मेरे जहन में तो वहाँ के बैठे हुए थे ना, मैंने जो सत्यजित रे उनकी फिल्में देखी। तो मुझे देखकर परवेज मलिक कहता है, भाई बात सुनो, पाकिस्तान में रहकर को रोटी वोटी खानी है नहीं खानी है? मैंने कहा जी। तो कह रहा भूल जाओ, इधर तो वो चलेगा जो पब्लिक भी मांगती है। अब वो प्रोड्यूसर कहता है ये पब्लिक की डिमांड है। हाँ, वो पब्लिक का नुमाइंदा बन जाता है। डायरेक्ट एक सवाल न करें कि इसकी हमारी सिंधी फिल्मों का ज्यादा न बनना, उनका कामयाब न होना। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बड़ी अच्छी जगह पे कर लिया। असल में हमारी सिंधी फिल्मों का सबसे बड़ा जो काज है, वो जो सिंधी ज़्यादा मेजॉरिटी फिल्में बनी हैं वो नॉन सिंधीज ने बनाई। चलो उसमें प्रोड्यूसरों ने तो बेचारों ने लगा दिया पैसा, और ये डायरेक्टर भी उसमें एक दो जरा अच्छे थे, जैसे शेख हसन ही था पहली फिल्म का। लेकिन उसमें इंटरव्यू मतलब जो उसमें जो मुसीबत हो गई, वो लियारी की कास्ट जिनको सिंधी बोलना नहीं आती थी, पूरी सिंधी बोल नहीं सकते थे लियारी वाले, तो ऐसे बोलते जैसे मदरानी बोलते। ठीक है। हाँ, तो लियारी वाले के पास जब गोल चला गया तो वो फिल्मों का सवाल हो गया। दूसरा, हर फिल्म में डाकू होता था, हर फिल्म जो थी सिंधी की, उठा के देख लो आप। बादल में तो डाकू था, वो एक मुख्तलिफ डाकू था, वो तो ऐसी हालात से डाकू, ये तो सब फलानो डाकू फलानो डाकू। उसका मतलब है कि इनका कोई डाकू फार्मूले के तहत बनने लगी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, फार्मूला डाकू था। अब वो यही होता था कि जी फलानो डाकू फलानो डाकू। तो आप अच्छा, इनको सिंधी फिल्मों को जो दूसरी फिल्में बनी है, पश्तो बनी है,
बलोची का तो खैर जिक्र ही नहीं है। पहली पश्तो फिल्म कराची में बनी ठीक है, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि रीजनल लैंग्वेज में पश्तो भी बनी, हाँ पंजाबी भी पंजाबी तो उनका बड़ा सर्किट है ना। हाँ, इस बात में मैं कह रहा था। सर्किट भी बड़ा था उनके पास, सिनेमा हाउसेस भी बहुत थे। हमारे पास सिनेमा हाउसेस इतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। और हमारे पास सबसे बड़ी बात, उस जमाने में एक इदारा बना था नेफडेक, जो फिल्म वालों को कर्जे भी देता था, फिल्म को रॉ मटेरियल भी देता था, जिसपे मतलब राशन था कि साहब इससे 12,000 फुट से ज़्यादा बड़ी फिल्म नहीं बनेगी, आपको उतने डिब्बे मिलते थे। और उसके अलावा आपको वो फिल्म प्रोड्यूस भी करते थे। वो आप मैं बता रहा हूँ देखो पंजाब कितनी उसके उस प्रोग्राम के तहत नेफडेक ने कितनी फिल्में बनाई और कितनी। नेफडेक ने तो अपनी एक फिल्म बनाई थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में बनी थी, और वो फिल्म वो भी फ्लॉप हो गई थी। और बाकी उन्होंने किसी को फाइनेंस नहीं किया, बल्कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि सब रॉ मटेरियल पे हमसे खरीदेंगे, आप फलां भी हमसे करेंगे, आप ये भी हम करेंगे, फिल्म को भी हम रिलीज करेंगे। तो ये उन्होंने और उसको बेड़ा गर्क कर दिया, जिसमें हमारे उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे उनके दादा के उस जमाने में मेंबर थे असेंबली के। हाँ, उनकी दूसरी बेगम जो थी वो आपके रेडियो पाकिस्तान बुखारी साहब की बेटी थी, वो अभी इंतकाल हुआ था, जो हमेशा साथ रहती थी। अच्छा, अगर हम ये बात करें जी कि सिंधी फिल्में अगर ज्यादा नहीं बन सकी तो उसकी वजह सर्कट छोटा होना था, क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे पूरे नहीं आते, और चूंकि इतने कम पैसों में फिल्म बनाना, प्रोजेक्ट उसका बजट इतना कम होता होगा कि शायद वो फिर आवाम की पसंद के मुताबिक नहीं। फिर मैं मतलब 1 लाख से ऊपर वाली भी बनी। असल में मैंने बताया ना कि एक तो वो टेक्निकली वो फिल्म जो थी वो सुपीरियर नहीं होती थी या मिडिल क्लास नहीं होती थी। मतलब फिर बात आती है क्वालिटी पे, क्वालिटी पे तो वो क्वालिटी उसकी टेक्निकल क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती, वो प्रोडक्शन उसकी अच्छी नहीं होती थी, लिखा हुआ अच्छा स्क्रिप्ट नहीं होता था। तो बस ये उसके मेन कास्ट थे। और क्या ये इसमें कहाँ तक हकीकत है कि अनपढ़ जाहिल फाइनेंसर अपने जहन में एक अयाशी का गोल रख के भी फिल्म बनाते थे? वो भी थे, लेकिन अब अनपढ़ तो आपको शेख हसन साहब कौन से पढ़े लिखे थे? नहीं, वो तो नहीं, वो बता रहा हूँ कि वो टेक्निकली बॉम्बे से सीख कर आया था ना, जो इसलिए आते थे कि साहब उसमें फरजानी साहब खुद भी थे। फरजानी साहब जो थे वो फिल्म में कभी भी बिजनेस के हिसाब से नहीं आए थे, वरना फिल्में बनाते रहते। खुद भी बड़े खूबसूरत हसीन आदमी थे बहुत साहब। उसका अपने मैंने तो उसमें उनका वो जो किला था उसमें उड़ेरोलाल में जहाँ हम शूट करके आए थे, मेरा गाना जिसमें मुझे पिछड़ा। ये एक हकीकत कहाँ तक से कि फिर आखिरी दिन उनके अच्छे नहीं गुजरे। he died in a small quarter of लालूखेत। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम क्या था, जहांगीर था, या क्या नाम था मेरा, किसी मुगल बादशाह के नाम पर ही था, शाहजहान एक बेटे का नाम था। लेकिन उन्होंने भी शायद पता नहीं माल खा गए बाप का या क्या, उन्होंने भी केयर नहीं की। एंड ही डाइड विथ लास्ट वाइफ, जो बाद में उससे पहले उसने परदेसी फिल्म की जो हीरोइन थी लाली, उससे भी शादी की हुई थी। तो ही मैरिड मेनी टाइम्स, मगर वो जो लड़की थी आखिर में औरत जो थी वो उसके साथ थी उसमें स्टोरी में। मुझे शहजादी हमारी जो अदाकारा थी फिल्मों की भी और टीवी की भी, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि सिद्दीकी साहब बैड न्यूज़, वो फरजानी साहब का इंतकाल हो गया। तो हम पैसे वैसे जमा कर रहे हैं कुछ उसको किसी तरह। मैंने कहा यार मैं वो पता नहीं मेरे उस ज़माने में क्या बात थी, मैं जा नहीं सका, पहुंच नहीं सका मैं वहाँ। मुख्तसरन फिर आपकी तो शख्सियत के और भी कई हिस्से हैं, मतलब जैसे आप PNCAC ज्वाइन करते हैं, नहीं, पीरियड आपका कैसा गुजरा? फिल्म के बाद मैं फिर टीवी पे चला गया था। अच्छा, टीवी के प्रोड्यूसर में 73 मैंने भांप लिया था कि वो चहचटो आपकी प्रोडक्शन थी? नहीं, चहचटो तो मंजूर कुरैशी करता था, मेरा शागिर्द। हाँ। मैंने भांप लिया था कि ये फिल्म जो है ये डूब रही है, फिल्म इंडस्ट्री, तो उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बेहतर है। तो असलम अजहर साहब मुझे अब्दुल करीम बलोच देवाटे जब सिद्दी प्रोड्यूसर, तो अब्दुल करीम को बोला कि भाई अब तुम अकेले 3 प्रोग्राम हो रहे हैं अब हफ्ते में, तुम कैसे करोगे? उसने बोला सर ये तो मुश्किल है,
कहना कि फिर बोला कि कोई है कोई जब ट्रेंड आदमी हो, जो बोला सब ट्रेंड आदमी एक ही है, वो गुलाम हैदर सिद्दीकी है, उसको देखते हैं। वो इंटरेस्टेड पहले था, लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था 480 रुपये पे। और वो ज़माने में आपके डायरेक्टर जनरल थे बुखारी साहब, उसने इंटरव्यू किया था। वो ज़माने में टीवी का डायरेक्टर जनरल वही था, अच्छा, टीवी की प्रोडक्शन और फिल्म की प्रोडक्शन में तो आपने जैसे ही आके फिल्म से हट के आप टेलीविजन पे आए, तो वो उस वक्त वो क्या फर्क, हमें तो फर्क भी बताइए। हाँ बता रहा हूँ, इसलिए कि मैंने जो लंदन में ट्रेनिंग ली थी, उसमें हमें हफ्ते में एक दफ़ा टीवी प्रोडक्शन भी सिखाते थे। और वो हमें ले जाते थे बर्मा शेल सेंटर, उनका एक स्टूडियो था बर्मा शेल वालों का, जिसमें वो कैमरे लगे होते थे। वो बताते थे कि सर, अब हम लेंस वगैरह तो सब समझ गए थे, शूट कैसे करते, लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है, ये सब तो समझ गए थे। तो वो हमारे लिए, मेरे लिए आसान था। मुझसे कमर आफ्ताब थे उस ज़माने में जनरल मैनेजर टीवी के, मुझे कहने लगे कि सिद्दीकी हाउ मच टाइम यू नीड टू सेट ऑन अ पैनल, रिकॉर्डिंग पैनल। मैंने कहा सर अ वीक। कहने लगा यार एक हफ्ता। अच्छा, वो उसने भी एक फिल्म बनाई थी झलक, जो भाग गया था। मैंने उसे कहा था, मैंने कहा सर आप एक फिल्म बना के भाग गए थे, मैं तो 4 फिल्में बना के आया। मैंने कहा सर वो बात ये है, एक तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन कैमरा मैन है, किसका नाम क्या है। मैं अबे बाबू करके बात तो नहीं करूँगा, अबे भाई सुनो। मैंने कहा मुझे मालूम होना चाहिए नाम कौन से। बाद में तो आप ये देखिए कि मेरी प्रोटेक्शन देखकर कैमरामैन अपनी ड्यूटी लगवा देते मुझसे, कि साईं के साथ काम करेंगे। हाँ, साईं के साथ ड्यूटी नहीं, उसको मालूम था मैं बड़े स्क्रीन से छोटे पे आया, लोग छोटे स्क्रीन से बड़े में जाते हैं। मैं यही पूछने वाला तो एक जमाने में थोड़ा सा ये एक तो क्या कहना चाहिए, एहसास कमतरी भी था कि एक्टर्स अगर वो फिल्मों में हिट हो गया है तो वो टीवी पे अगर कभी उसको नहीं, वो फिल्म वालों को बुरा समझते थे टीवी वाले पहले। नहीं ले, वो फिल्म वाले टीवी को बुरा समझते थे। हाँ, नहीं हाँ वाइस वर्सा था, मतलब अपने वो समझते नहीं, टीवी वाले बुरा नहीं, फिल्म वाले टीवी को बुरा नहीं समझते थे। वो कहते थे ये छोटा कैम है, इसके सिल्वर स्क्रीन से लेके और आप छोटे स्क्रीन, हाँ कि बुरा वो ये समझते थे। वो यार ये फिल्म का अब किसका नाम लूँ मैं, वो मुझसे सिर्फ इसलिए मुझे अपने प्राइवेट चैनल में उसने नहीं बोला गया ये फिल्म का आदमी। अच्छा, हम 2 आदमी थे जिसको समझते थे, वो भी इंडिया में अपना क्या नाम था यार, जनरल मैनेजर भी था, बाद में इंतकाल हो गया उनका। तो वही ये समझो कि वो भी चूँकि इंडिया में फिल्म डिपार्टमेंट में काम करता था सरकारी में, तो वो भी फिल्म के उसका स्टाइल भी वही था। मैं कहता था कि भाई इस काम में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कैमरा समान होता है, दोनों में लाइटें इस्तेमाल होती है, दोनों में लेंस इस्तेमाल होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि तुम टीवी पे VCR पे रिकॉर्डिंग करते हो, हम फिल्म पे शूट करते हैं। ये अभी बोलते हैं कहाँ गए, शूट पे गया हो, शूट नहीं है, इट इज रिकॉर्डिंग, क्योंकि आप टेप पे रिकॉर्ड करते हैं, शूटिंग होती है फिल्म पे। टर्मिनोलॉजी हो गई कि साहब शूट पे गए हुए। ठीक, अच्छा, जब आप टेलीविजन में आए जी, तो कौन कौन से प्रोग्राम आपने किए? मैंने तकरीबन यूँ समझिए कि हारियों से लेकर म्यूज़िक से लेकर उर्दू काफ़ी, सिंधी काफ़ी उर्दू में, उर्दू काफ़ी सिंधी में, मतलब ये तर्जमा। जैसे अपने मखदूम साहब की काफ़ी थी, अंगना बाजा तुझू राहू ने आ जाऊँ यार सजन, अंगना बुआरूँ तोई राह ने हरू ओ यार सजन, ये शाहिद काज़मी ने तर्जमा किया था। ये बात अपना प्राइवेट चैनल पे था, ARY वालों के बाप में पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो वेयर इज ही। वो हमारा एक दोस्त था, प्रोड्यूसर था, जो वो बलोच साहब का असिस्टेंट हुआ करता था, वो भी वहाँ प्रोड्यूसर था। मजहबी चैनल जो था उनमें अमीर इमाम साहब थे जो इंतकाल कर गए, वो इंडिया से आए थे, और हमने दोनों ने इंटरव्यू साथ दिया था। मजे की बात तो मैंने रेडियो जानते थे वो, मतलब वहाँ से आया था। मैं रेडियो पाकिस्तान पे मैंने इंटरव्यू दिया था आगा सलीम के साथ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के साथ अपने पोस्ट के लिए। तो आगा साहब ने मेरा जब CV देखा, ये देखा, कहने यार तू सिलेक्ट थी मेरे माँ रेजी में। अब आगा साहब से एक ही सवाल पूछा, उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। उन्होंने आगा साहब से कहा कि हु इज़ द बेस्ट सिंधी शॉर्ट स्टोरी राइटर। आगा साहब ने बोला इफ़ यू डोंट थिंक आई एम बूस्टिंग, आई एम द बेस्ट।
आगा साहब सिलेक्ट हो गए थे। ये इंटेलिजेंट जवाब था ना, क्या कहते हैं। बड़ा कन्वर्सेशनलिस्ट आदमी था भाई। और फिर उसकी जो कंट्रीब्यूशन है तर्जुमों के हवाले से और दूसरे नावलों के हवाले से। अब यहाँ पर टेलीविजन में मैंने कई प्रोग्राम किए, मैंने ड्रामे किए, कोई 25-30 ड्रामे किए, जिसमें अली बाबा का ड्रामा एक मशहूर ड्रामा था बालेशाही, और गजाला रफीक उसने मेरे साथ काम किया। वो मैंने 2-3 ड्रामों की हीरोइन थी। ज़्यादातर मेरे कुर्बान जिलानी हीरो होता था, परवीन अकबर होती थी मेरे ड्रामे की हीरोइन। ज़्यादातर इन्होंने मेरे साथ काम किया। अच्छा, टेलीविजन में आपको क्यों छोड़ा मतलब मैंने? ये फ्री हैंड मिला होगा कि जो आपने सोचा हाँ। वो आपने किया, बिल्कुल। हर तजुर्बा जो आप करना चाहते होंगे वो कर लिया, इसलिए कि यहाँ फाइनेंसर का मसला नहीं था। आप खुद प्रोड्यूसर थे। मैं बात तो उसका बताता हूँ कि मैं क्यों छोड़ा। मैंने टेलीविज़न में मुझसे असलम अदर साहब ने ये वायदा किया था, मैंने असलम अदर साहब को ज्वाइन किया और मैंने ये कहा था कि सर ये मेरे हाथ में 2 फिल्में हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं रेगुलर हो जाऊंगा, फिलहाल मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख लें। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, ओके। जब कॉन्ट्रैक्ट में जब मेरा ख़त्म हुआ तो असलम अदर साहब को तो उन्होंने निकाल दिया टीवी से और वो चले गए स्टेट फिल्म अथॉरिटी। अब मैंने असलम अदर साहब को कहा कि मैंने कहा साहब ये मुझसे तो ये ज़्यादती कर रहे हैं, अब मुझे तो वो ग्रुप फायदे दे रहे हैं। असलम अदर साहब ने कहा कि मैं आपको वो ग्रुप दूंगा जो इफ्तिखार आरिफ और कुरैशपुर का है और उबैदुल्लाह बेग 7 या 8 जो भी होगा। हाँ ग्रुप नहीं, सेवन मैनेजर का ग्रुप, सेवन ग्रुप, 8 ग्रुप तो जनरल मैनेजर हो जाता था, ठीक। तो प्रोग्राम मैनेजर 7 ग्रुप। तो इन्होंने मुझे नहीं दिया, मुझे 5 ग्रुप ही इन्होंने कर दिया। 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए मुझे। मैंने कहा जी मुझे नहीं करना। मैंने असलम अदर साहब को फ़ोन किया, मुझे कहा सॉरी यार हैदर, आई एम सॉरी। मैंने कहा सर धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का। कहने लगा सॉरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो खुद ही मुझे कहने लगे कि हैदर कैन यू ज्वाइन मी इन स्टेट फिल्म अथॉरिटी। मैंने कहा सर, ये मेरे अल्फाज थे, मैंने कहा विद असलम अदर आई कैन इवन गो टू हेल। कहने लगा आ जाओ। मैंने कहा सर ये मुझे, कहने लगा ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने इनको ये बता दिया कि तुम असलम अदर के पास जा रहे हो। यानी टीवी की इतनी असलम अदर साहब के साथ वो हो गई थी, क्लैश हो रहा था। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस्तीफा दे दो और आप 1 महीने की तनख्वाह फ़ोन को करो, आपको मैं दूंगा तनख्वाह भी, आपको हवाई जहाज का टिकट भी दूंगा, आपको होटल भी दूंगा, यू विल स्टे विद मी एंड यू विल ज्वाइन अ मीटिंग विद मी। घर पे आकर मैंने बेगम को बताया कि मुझे असलम अदर साहब ने बुला लिया। मैंने टीवी से रिजाइन कर दिया। कहने लगे कि देख लो भाई ये ऐसा ना हो के वही वाली बात हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, असलम अदर साहब इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैं गया, उन्होंने एयरपोर्ट पे आदमी भेजा, मुझे रिसीव किया, लेकर गए, होटल में ठहराया और फिर दफ्तर ले गए। पहले दिन ही मुझे, उस ज़माने में प्रोड्यूसर्स को रजिस्टर करने का काम होता था स्टेट फिल्म अथॉरिटी। कोई प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बना सकता था जब तक रजिस्टर नहीं होता था। उन्होंने मुझे कोई 20-25 एप्लीकेशन दे दी। सिद्दीकी ये कराची के लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, इनको जिसको तुम नाम करते हो उसको रिकमेंड कर सकते हो, तुम जानते हो। मैंने वहीं बैठ के देसी आनंद और फलाना और फलानी और ये और वो और फला सब कर दिए, वैरायटी पिक्चर्स, फलाना पिक्चर्स। तो असलम अदर साहब हैप्पी। कहने लगा अब आप जाएँ। 2 दिन के बाद मुझे कहने लगे कि वहाँ जाकर आप दफ्तर बनाए, दफ्तर एस्टेब्लिश करें। दफ्तर ऐसा होना चाहिए जो देखे तो वो कहे कि हाँ ये दफ्तर। कहने लगा कि बहुत बड़ा बोर्ड बाहर लगाओ, पीतल के लफ्ज लिखे हुए स्टेट फिल्म अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पीतल से। सब मैंने किया। मैंने PCHS ब्लॉक 6 में वहाँ पर फिरोजाबाद थाने से थोड़ा सा आगे, नहीं वो PNC अंदर आगे गली में, ये नीचे थोड़ा सा जाकर। तो अब साहब वो वहाँ पर स्टेट फिल्म अथॉरिटी बन गया। मुझे मेरे फारूकी साहब थे हमारे एक एडमिन ऑफिसर, उसने मुझे कहने लगा सिद्दीकी साहब यू आर द फर्स्ट मैन, असलम अदर साहब ने तुम्हारे फाइल में पहले ही अप्रिसिएशन का पहले वीक में। वहाँ कितने दिन रहे थे आप? साहब वो ये समझिए कि मैंने 76 में ज्वाइन किया, 78 में माशाल्लाह जब लगा, 77 और 78 में उन्होंने स्टेट फिल्म अथॉरिटी ज़ियाउल साहब ने तोड़ दी, असलम अदर साहब को डिसमिस कर दिया, हफीज़ भी दादा साहब ये वो ये सब चल फारे हो गए। और अच्छा, जितना अच्छा कि आप स्टेट फिल्म अथॉरिटी में रहे जी,
उसमें आप क्या समझते हैं आपका आउटपुट या उस पूरे इदारे का आउटपुट कैसा रहा, कोई बहुत कारामद बहुत अच्छा उसका बाकायदे सही लोग प्रोड्यूसर के लिए रजिस्टर्ड होते थे, प्रोडक्शन कंपनियां सही रजिस्टर्ड होती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो मयार था, इट इज अदर देन नेफटेक? यस, नेफ्टेक एक अलग इदारा था। नेफ्टेक ने तो बताया ना कि उसने तो बर्बाद किया बल्कि। अच्छा अच्छा अच्छा, पर स्टेट फिल्म अथॉरिटी कोई और चीज थी। ये कोई और मयार कैसे कंट्रोल होता था? मयार का तो कोई वो नहीं था, पैमाना नहीं था। तो पाकिस्तान में मौला जट भी उस जमाने में हिट होती थी, तो पाकिस्तान सिंध में वो जो अपना गाता था, क्या नाम है, जलाल जानी। वो जलाल जानी, उससे एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, जबकि उसको ना उसको आवाज थी ना उसके पाड़ो आवाज। मैं तो उसको कभी भी लोग जैसे गरारे कर रहा हो कोई आदमी। हाँ, मैं तो लोग तो खैर मैं तो मुझे तो ऐसा आपदा परवीन की आवाज पे भी होता है कि उसकी भी आवाज कहीं ऊपर जाकर फटती है। मेरा वो अच्छा सर, ये आप उसके बाद फिर आप आते हैं PNCA में, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ, जब स्टेट फिल्म अथॉरिटी खत्म हो उसके बाद गई, फिर मैं फिर आप उसके रीजनल डायरेक्टर कराची में बनते हैं। मैं रीजनल डायरेक्टर, और मेरे पास जो था साथ में नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप, अच्छा। फार्मर PI आर्ट्स हाँ, एकेडमी, ठीक है वो भी ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके तहत आपको पूरी दुनिया घूमने का ओ मौका मैं मिला। 28 मुल्कों में मुझे भट्ट साहब ने भेजा। मैंने सिंध से बहुत ही आर्टिस्ट नुमाइंदगी के लिए ग्रुप्स में भेजे बाहर, जिसमें सरा फकीर, जिसमें अलन फकीर, जिसमें फिर जो हमारे डांसेस वगैरह है, फोक डांसेस, फोक डांसेस, वो उसकी कंपेयरिंग में करता था शो की। और वो दुनिया के 28 मुल्कों के 100 शहरों में, जिसमें न्यूयॉर्क से लेकर लंदन लेकर जर्मनी, बर्लिन, सब तुर्की, इस्तांबुल, चाइना के। आप रिटायर भी वहीं से होते हैं? रिटायर भी मैं वहीं से 90 And that was not a pensionable job? नॉट पेंशनेबल जॉब। बस सबसे मेरी बदकिस्मती है कि मुझे फिर किसी ने अपनाया नहीं। मुझे कल्चर डिपार्टमेंट से मुझे शिकायतें, मैं आपके डिपार्टमेंट के थ्रू मतलब मैं अपनी शिकायत रजिस्टर करवाऊंगा कि कम से कम मुझे एक यानी अवार्ड तो दिलवाते, जो मतलब प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस दिलवाते, मुझे कोई वजीफा मुकर्रर कर देते। किसी ने मेरी सिद्धि में जो ना क्या सार संभालने न थी, शायद दिना देर मुझे डी गोड़ थे। अच्छा, ऐसा मतलब आप इस दुनिया में आए, आपने अपना रोल प्ले किया, तो आप जस्टिफाइड समझते हैं अपने आप को, या अभी कुछ चाहते थे जो नहीं हो सका? मैं समझता हूँ मेरी एज इतनी हो गई है। मेरे स्टूडेंट जो थे PTV के, वो मंजूर कुरैशी, सुल्ताना सिद्दीकी, बेदिल मसरूर, समय जो अपना फेसबुक जो शोकत स्क्रिप्ट, तो तो अपना मुमताज मिर्जा, वो भी मेरे शागिर्दों में से था। तो ये सब मेरे शागिर्द थे। मैं अब भी काम कर सकता था आज से कुछ साल पहले, लेकिन मेरी शागिर्द थी, उसने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, सुल्ताना ने। मैं नाम लेके कहूँगा क्योंकि बहन मैं समझता हूँ, उसको आपा कहता हूँ। वो भी सिद्दीकी है, और 7 के सिद्दीकी, हम शिकारपुर के सिद्दीकी। तो बहरहाल वो अल्लाह उसको खुश रखे, उसको और तरक्की दे।